हैदराबाद प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वहां पर भारत बायोटेक जीनोम वैली में वहां पर प्लांट में पहुंचेंगे। वहां जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका जायजा लेंगे। हर एक बारीकी को प्रधानमंत्री समझना चाहते हैं ताकि देश के साथ जानकारी साझा की जा सके। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। डॉक्टर उमा कुमार एम्स से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर डी के गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क यूएसए से हमारे साथ हैं और पुणे से आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जब इतने महत्वपूर्ण मसले पर हम बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे चाहूंगी डॉक्टर उमा कुमार आप ही से शुरुआत करते हुए एक लेमैन की भाषा में कि हम समझ पाएं कितने वैक्सीन कब तक आएंगे, सारी चीजें इससे जुड़ी समझ पाएं। इसी तरीके से आज बात करना बेहतर होगा ताकि आम जनता को, जो इस वक्त हमें दर्शक देख रहे हैं, वो समझ पाए। मैं आप लोगों के पास आती हूं, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में कहा था हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने वैक्सीन पर क्या मंत्र दिया था उस दिन, सुनिए। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। उनके सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास, भरोसा, जिसके साथ ये वैक्सीन लाई जा सके, मार्केट में जब उतारे जाएं तो उसके बाद आप कहीं पर कोई दिक्कत ना आए कि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर लोगों में भ्रम ना फैले। और इसलिए वैज्ञानिकों की बात को ही आधार प्रधानमंत्री ने माना। कब तक आएगी, आगे कैसे होगा, सारी चीजें उनसे आपने सुनी। मेरे साथ अब एक बार फिर परिचय करा दूं, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गवा, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से इस वक्त, और डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ हैं ही, डॉक्टर डी के गुप्ता जी, डॉक्टर धीरज कौल, सभी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर उमा, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। लेडीज फर्स्ट, क्योंकि बाकी सभी हमारे पुरुष हैं मेहमान, आप एक हैं एकमात्र महिला, तो आप ही से शुरुआत करती हूं मैं। और बहुत लेमैन की भाषा में मैम समझाइएगा, क्या माने अच्छी खबर मिलने वाली है देश को, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तो क्या ये अंतिम दौरा होगा प्रधानमंत्री का देश के सामने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने से पहले? देखिए, अच्छी खबर तो मिलने वाली है ही, और जिसका बहुत दिनों से पूरे दुनिया में इंतजार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम लीड ले रहा है इंडिया। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि एक जाइडस और भारत बायोटेक, वो डिफरेंट जो इनके वैक्सीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर वील हैव इंडियन वैक्सीन इन द मार्केट। लेकिन ये भी बताना चाहूंगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स अंडर ट्रायल हैं फॉर कोविड वैक्सीन, उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, विच आर वेरिंग फ्रॉम 70 to मोर देन 90%। लेकिन एक चीज ये भी है कि वो ग्राउंड पे कितनी एफिकेशियस होगी वो डिपेंड करेगा, और वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर, क्योंकि दो चीजें हैं, एफिकेसी और हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस, तो जो एफिकेसी है वो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा पे हम कैलकुलेट करते हैं
और इफेक्टिवनेस की मतलब है कि जो जब हम पब्लिक में दी जाएगी ये वैक्सीन, उस समय वो कितनी इफेक्टिव होगी, क्योंकि लोग डिफरेंट टाइप, एथनिसिटी डिफरेंट होती है लोगों की, उनमें बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि अगर मोर देन 90% है, हम कहाँ वेट कर रहे थे कि अगर 50% से ज्यादा भी वैक्सीन इफेक्टिव होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर तो उससे बहुत ज्यादा एफिकेसी देखी जा रही है जो मॉलिक्यूल्स अंडर ट्रायल हैं उनमें। ठीक है, तो अचूक हो सकते हैं, ये कारगर साबित हो सकते हैं भारत के लिए। और जो सबसे ज्यादा मैं देख रही थी एक आर्टिकल, उसमें लिखा था सबसे सुरक्षित जो हो सकता है वो जाइडस कैडिला का जो जाइकोव डी है, ये सबसे ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। डॉक्टर डी के गुप्ता साहब, ऐसा क्यों माना जा रहा है और लंबे समय तक ये रखा भी जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी? कारण क्या है इसके पीछे? क्या वाकई ऐसा है जाइकोव डी को लेकर? जी, तो पहले तो मैं बताऊंगा, जितनी भी वैक्सीन जो भी कोई ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी अप्रूव करती है, उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी वैक्सीन आएगी मार्केट में, चाहे वो जाइडस की हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे एमआरएनए वैक्सीन जो इसकी फाइजर की हो, या दूसरी वैक्सीन हम जिसकी बात कर रहे हैं मॉडर्ना वैक्सीन हुई है उसकी, ये सारी सेफ वैक्सीन होंगी, बिकॉज बिना सेफ्टी के कोई भी वैक्सीन पब्लिक को दी नहीं जाएगी। और सेफ्टी और एफिकेसी हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों ट्रायल्स में करते हैं। इवन पोस्ट मार्केटिंग जब वैक्सीन आ जाती है, लॉन्च हो जाती है, उसके बाद भी करते हैं। हाँ, कुछ वैक्सीन सेफ इसलिए होती है कि उनकी जो कभी-कभी जो रखने की क्षमता है कोल्ड की, उनके लिए स्ट्रिंजेंट कंडीशन नहीं चाहिए होती है। जैसे एमआरएनए वैक्सीन है, जो फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना है, उनको रखने के लिए -20 -70 डिग्री का सेल्सियस के टेम्परेचर हमें चाहिए, तो उनका चांस होता है वो इनएक्टिवेट हो सकती है, या कभी कभी अगर वो हमने कोल्ड चेन से बाहर हो गई और वैक्सीन लगा दी तो साइड इफेक्ट रिस्क ज्यादा रहेगा। जो इंडियन वैक्सीन बन रही है, या जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रहा है, जाइडस बना रहा है, ये नॉर्मली जो वैक्सीन है वो वेक्टर बॉर्न एडिनो वायरस से वैक्सीन बनी गई है, और जो वायरस का स्पाइक होता है, बाहर की प्रोटीन है, उससे बनाते हैं। तो इनको जो स्टोरेज चाहिए होता है, जो क्योंकि ये जो प्रणाली जिसपे बनाने प्लेटफॉर्म है, ये एडिनो वायरस का 50 साल पुराना प्लेटफॉर्म है। जो एमआरएनए प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए पुराना प्लेटफॉर्म टाइमली टेस्टेड है, मतलब हम लोग उसको बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, और सारे जो यूनिवर्सल हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उसी बेस पे चल रहे हैं, वो वैक्सीन उसी प्लेटफॉर्म पे डेवलप्ड है। तो इसलिए उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी के और उसके स्टोरेज के बारे में हमें बड़े अच्छे से पता है। प्लस हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इन वैक्सीन को लगाने में या पहुंचाने में पब्लिक के लिए बड़ा सक्षम है, बिकॉज हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पिछले 40-50 साल से चला रहे हैं, और लगभग हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, घर लेवल पे हमारे एएनएम से लेके और डॉक्टर तक जी सभी को जोड़ा जा रहा है। उस बाबत भी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जहां जहां पहुंच रहे हैं कि आगे जब हम ऐसा खाका तैयार कर रहे हैं तो उसमें कैसे वैज्ञानिकों के सपोर्ट से ये आगे ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, उनको सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन डॉक्टर भार्गव, ये समझाइए, ये इतने जो वैक्सीन हैं, चाहे बाहर के हों, मॉडर्ना की हो गई, फाइजर की हो गई, इंडिया में 3 वैक्सीन पर जो काम हो रहा है, सबसे पहले सर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? हमें कौन सी वैक्सीन सबसे पहले मिलने जा रही है, क्योंकि सभी के सभी ऑलमोस्ट ट्रायल खत्म होने के दौर में है? लोग हैं, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा कि वैक्सीन मिलने का ये मतलब नहीं है कि मास्क हमारे जीवन से चला जाएगा। मास्क हमारे जीवन का अभिन्न रूप तो बन चुका है और वो रहेगा। क्यों? अब आप इसके बारे में समझिए। जो प्रणाली 10-10 साल से बनती थी, वो हमने 8 महीने में स्क्वीज करके एक वैक्सीन बना ली, जिसकी शॉर्ट टर्म एफिकेसी, मैं रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म एफिकेसी, जैसे डॉक्टर उमा ने कहा 90% है। इसका मतलब 100% नहीं है, 10% लोग फिर भी बच जाएंगे जिनको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होगा। तो ये बात, एक बात समझने की जरूरी है कि 100% नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, जब ये सब ग्रुप्स के निकल के, क्योंकि अभी तो कंट्रोल ट्रायल है, इसमें यंग लोगों को दिया जाता है, जब ये वैक्सीन आम पब्लिक में दी जाएगी, जो डायबिटिक होंगे, 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, जिनमें वैक्सीन, जिसमें वायरल लोड बहुत ज्यादा होगा एक्सपोजर में, जैसे डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है, उसमें ये कितनी काम करेगी ये आने वाला दिन बताएंगे। चौथी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने दिन तक इसकी एफिकेसी चलेगी। ये शॉर्ट टर्म एफिकेसी है, क्या ये लॉन्ग टर्म में 1 साल में एक बार लगेगी, 2 साल में एक बार लगेगी, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। क्या ये जब लॉन्गर क्लिनिकल ट्रायल 40,000 लोग फाइजर की वैक्सीन में, 30,000 लोग मॉडर्ना की वैक्सीन में, और स्पुतनिक की ट्रायल में 16,000,
हिंदुस्तान की ट्रायल में 30,000, तो कितना टोटल लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों से ज्यादा पे ट्रायल नहीं हुई है। जब ये लोगों पे जाएगी तभी इसका असली टेस्ट होगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है। अब सवाल की कौन सी वैक्सीन इसमें रेस जीतेगी। हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कभी भी ये नहीं कह सकते कि जल्द से जल्द, टाइम अगर डिपेंडेंट है, टाइम में हमें जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगानी है तो हमें 2 से 3 वैक्सीन को मिला के लोगों को देना पड़ेगा, उसकी प्रणाली के अनुसार जिस टेम्परेचर पे उसको सेव किया जा सकता है। जैसे फाइजर की वैक्सीन 90% अगर सक्सेसफुल है तो उसको मेट्रोल में लगाया जाएगा, डॉक्टर्स में लगाया जाएगा। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो 2 से 8 डिग्री पे है, उसे रूरल एरियाज में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके आपको वैक्सीन को लगाना पड़ेगा। एक और जो ट्रायल जो पीछे से चलती हुई आपकी दिखती है वैक्सीन, जो रेस में अभी पीछे थी, वो है रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन, जिसे डॉक्टर रेड्डीज मैन्युफैक्चर कर रहा है और 1600 लोगों पे ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी वैक्सीन अगर मेरे से माना जाए तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जैसे ऑक्सफोर्ड या जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जिसकी 50 मिलियन डोजेज ऑलरेडी रेडी है, उसके साथ में भारत बायोटेक की वैक्सीन, तीसरा डॉक्टर रेड्डीज की स्पुतनिक वैक्सीन, ये 3 वैक्सीन हमारे टेम्परेचर के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कामयाब होंगी। अच्छा, आप सर जो बता रहे हैं उससे चिंता भी पैदा होती है कि हम बेपरवाह करना लगे, कि ये इतना सरल नहीं है कि वैक्सीन आई और फिर कोरोना खत्म, जैसा कि हम समझ रहे हैं। ये इतना सरल नहीं है। लेकिन मैं पहले जाना चाहूंगी डॉक्टर धीरज कौल के पास। कौल साहब, ये बताइए, भारत में भी वैक्सीन तैयार हो रही है, 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है, एक तीसरे फेज के ट्रायल में भी है। लग रहा है कि शुरुआत में, जैसा डॉक्टर उमा ने भी कहा, कि अगले साल शुरुआत तक आने की पूरी उम्मीद है। ये भारत की वैक्सीन को लेकर के वहां अमेरिका में चर्चा है क्या, या फिर डिपेंडेंसी पूरी तरीके से वहीं पर जो निर्मित हो रही है वैक्सीन उसको लेकर है? देखिए, ये जानना जरूरी है कि ऑपरेशन रैप स्पीड, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्रीन लाइट दिया था मार्च के महीने, फरवरी से, उन्होंने ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका, फाइजर BioNTech जो जर्मन कंपनी है, और मोडेर्ना, आपके शो पे भी 2-3 महीने पहले मैंने बताया, उनको प्री ऑर्डर्स दे दिए थे और उनकी मास प्रोडक्शन अगस्त सितंबर से शुरू हो चुकी थी। उनके प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फेज 1, फेज 2 के बहुत प्रॉमिसिंग थे। फाइजर BioNTech और मोडेर्ना एक न्यू प्लेटफॉर्म है, mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी हीट लाइबल प्लेटफॉर्म, मतलब हीट से काफी उसका चेंज हो जाता है, इसीलिए फाइजर -70 डिग्री सेंटीग्रेड और मोडेर्ना -20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए फाइजर ने, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, विच इज सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 गैस, को एक कंटेनर में रखा है और सुपर रेफ्रिजरेटर्स मास प्रोड्यूस US में हो रहे हैं। CVS फार्मेसी चेन, वॉलग्रीन चेन के बाहर वो खड़े होने शुरू हो चुके हैं, जिसमें वो फाइजर की वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। मोडेर्ना -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, रूरल US के अंदर हर जगह वो टेम्परेचर अवेलेबल है, सो वो टेम्परेचर वाइज हमें चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फाइजर की एफिकेसी 95% है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व रहता हूँ डिफरेंट, तो काफी स्ट्रॉन्ग उसका डाटा है। और ये जानना जरूरी है कि फाइजर की शेल्फ लाइफ कम है, 5 दिन है, मतलब प्रोडक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन तक 5 दिन है। उसकी कॉस्ट $19 का एक वाइल, 2 वाइल 38 के हैं। अब आप आ जाइए मोडेर्ना के ऊपर। मोडेर्ना की शेल्फ लाइफ तकरीबन आप समझिए 30 डेज के करीब है और रूम टेम्परेचर पे 12 घंटे तक स्टोर की जा सकती है और -20 डिग्री सेंटीग्रेड। एस्ट्राजेनेका की सबसे ज्यादा है शेल्फ लाइफ, जो कि तकरीबन 6 महीने है और आपका क्या कहते हैं +8 to +2 डिग्री पे स्टोर की जा सकती है। तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। और एस्ट्राजेनेका सबसे सस्ती है, $3 की एक वाइल है, 2 वाइल्स $6 की है इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट एनी डिस्काउंट और मास थोड़ा बीच में बताइए वही, और उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। और भारत जो ट्रायल्स हुए वो कारगर जो दिखे हैं, डॉक्टर कौल, जो ट्रायल्स हुए वो कारगर दिखे, शायद ये एस्ट्राजेनेका के लिए ही हैं। लेकिन बीच में फिर खबर आई कि शायद जिन लोगों पर रिसर्च की जा रही थी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, आधा डोज पहले दिया गया पहले फेज में, तो फिर क्या ये दोबारा से ट्रायल होगा, डिले होगा? वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्योंकि जो वाइल की कंसंट्रेशन थी 3000 लोगों में दी गई, उसमें हाफ कंसंट्रेशन में था, बाय मिस्टेक, इट वाज एन एरर। लेकिन उसके रिजल्ट अगर आप देखिए, उसके अंदर 90% एफिकेसी आई है और दोनों वाइल के जो फुल डोजेस को दिया है उसमें 62% है। लेकिन उसमें एक बायस है,
क्योंकि जितने भी लोगों को हमने हाफ डोज और फुल डोज दिया है वो एवरीबडी इज अंडर 55 और उनका नंबर 2700 है एज कंपेयर टू द फुल डोज आर्म जिसके अंदर तकरीबन 8000 लोग हैं और फुल एज का है। इसीलिए वो एक माइक्रो ट्रायल दोबारा करेंगे जिसके अंदर वो क्वेश्चन देखेंगे कि किस डोज पे कितना इफेक्ट है। लेकिन अगर आप कंबाइंड भी देखिए तो 62% है। जो फ्लू वैक्सीन हम यूएस में देते हैं उसका 60-65% एफिकेसी होता है। एक्यूरेसी आप बता रहे हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होगी, क्या इससे डरने की जरूरत है? मैं सर इस पे आगे बात करूंगी। ये जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। धीरज, थोड़ा सा बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए जानना कि अगर भारत में वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है इन दिसंबर तो एस्ट्राजेनेका इज द ओनली ऑप्शन। मैं आ रही हूँ 60% जो आपने कहा वो उसको लेकर भी बात करेंगे कि क्या ये इससे आश्वस्त हुआ जा सकता है। लेकिन पहले दीपक क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। 4:30 बजे प्रधानमंत्री पुणे पहुंचने वाले हैं और वहां पर दीपक ही बताइए जो ट्रायल चल रहे थे उनको लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पर कोविशील्ड जिसको आना है, कितना पॉजिटिव इसको लेकर रिस्पॉन्स है? जी, सकारात्मक रिस्पांस है क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है, 2 फेज का ट्रायल पूरा किया जा चुका है और तीसरे फेज के ट्रायल के लिए 1600 प्रतिभागियों को सेलेक्ट किया गया है पूरे देश भर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:25 पर सीरम इंस्टीट्यूट जो हमारे सामने है, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ से निकलकर तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर जो मुख्य सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर उस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएंगे। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बैठक, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो कुल 1 घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया है और आपको बता दें कि 4.5 करोड़ वैक्सीन को तैयार किया जा चुका है और कोशिश ये है कि दिसंबर और जनवरी तक इसकी जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके और ये 10 करोड़ तक वैक्सीन को बनाया जा सके। तो तीसरे फेज का ट्रायल अब शुरू होना है। 1600 प्रतिभागियों को सेलेक्ट किया गया है। तो 4:30 बजे के करीब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो मुख्य केंद्र है वहां पर पहुंचेंगे। जी ठीक है, आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। कुछ वहां पे हलचल होती है तो जरूर हमें बताइएगा। लेकिन अभी मैं एक बार फिर डॉक्टर भार्गव आपका रुख करना चाहूंगी। जो डॉक्टर कॉल ने कहा उसी से शुरुआत करते हैं। 60% एवरेज, और एन एवरेज अगर वो देखें तो कह रहे हैं कि सफलता मिलती, कारगर होता दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या इस 60% से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्योंकि कोरोना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये एफिकेसी एक तो शॉर्ट टर्म एफिकेसी है। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो एक डायरेक्ट वैक्सीनेशन का इफेक्ट होता है कि मेरे को आपने लगाया और मैं बच गया। इसके साथ में आप एक सर्कल अराउंड लोगों के क्रिएट करते हैं सो दैट आपको इन्फेक्टिविटी कम हो जाए। तो जब हम 60% की बात करते हैं तो अगर हमने 100 लोगों को जिनको वैक्सीन लगाई उसमें से 40 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना होगा, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए क्योंकि ये एक तो $2.5 की एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है वो $2.5 की है, इसीलिए वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। पर इसके लिए एक और बात कहेंगे, जैसे स्पुतनिक ट्रायल है जो रशियन जो 10 करोड़ वायल्स डॉक्टर रेड्डीज कंपनी को दे रहा है, वो भी -18 डिग्री पे उसको रेफ्रिजरेशन भी करने की आवश्यकता है और वो कम से कम रुपए में आएगी और उसकी एफिकेसी भी अभी तक 90% के करीब पाई गई है। तो जो लोग देश के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि इनका फाइनल डेटा देखा जाएगा कि उसमें कितने लोग डायबिटिक थे, कितने लोग एल्डरली थे और उस हिसाब से एक स्कोरिंग सिस्टम के अनुसार हमको लगता है कि वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तभी ये कारगर होगा। क्योंकि फाइजर की वैक्सीन में एक्सपेंसिव है, -70 डिग्री चाहिए। एस्ट्राजेनेका की सस्ती है, पर ट्रायल डेटा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की ट्रायल को दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि वो हाँ, ये जो आप डॉक्टर भार्गव कह रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। डॉक्टर कॉल अपनी बात भी पूरी करेंगे जो इससे पहले इंपॉर्टेंट चीजें वो रखना चाह रहे थे। और डॉक्टर कॉल ये बताइए, तो ये प्रामाणिकता क्या भारत में भी पहले की जाएगी? सिर्फ वहां पर स्टडीज क्या कहती हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे हम, भारत के लिए भी ऐसा होगा? देखिए, भारत के अंदर आप जानते हैं एस्ट्राजेनेका, जी आप जानते हैं भारत में एस्ट्राजेनेका की स्टेज 3 चल रही है, ब्राजील में भी चल रही है। ये जो डाटा आप देख रही हैं तीनों कंपनीज का, ये इंटरिम डाटा है, प्रीलिम डाटा है, कंक्लूसिव डाटा नहीं है, उसमें समय लगेगा।
क्योंकि पेंडेमिक है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में रोज के 800-900 लोगों की मृत्यु हो रही है, अमेरिका में 1200-1300 लोग मर रहे हैं रोज के। वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। इसीलिए फ्लू वैक्सीन जो हम 65% एफिकेसी पे एडमिनिस्टर करते हैं उसको भी लोग बढ़ चढ़ के लेते हैं। इस कंडीशन में अगर सेफ्टी प्रोफाइल ओके है और हर कंट्री का इंडिविजुअल डाटा ड्रग रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएस में FDA CDC है वो अप्रूव करेगी, आपको जान के ये हैरानी होगी कि 10 दिसंबर इज द मैजिकल डे जिस दिन हमें फाइनल वर्डिक्ट मिलेगा FDA से। और 1 दिसंबर को CDC की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है विच विल गो ऑन फॉर 12 आवर्स। उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर भार्गव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैं उससे एलॉबरेट करना चाहूंगा। देखिए, जब आपको वैक्सीन मिलेगी तो 4 सवाल हैं। वैक्सीन आपके लिए क्या करेगी? क्या आपको एक सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी? क्या आपको माइल्ड डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी? या आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होने से बचाएगी? अभी तक जितनी भी वैक्सीन का डाटा आया है उसके अंदर सिर्फ एस्ट्राजेनिका के पास वो डाटा है जो हमें बता सकता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रेट को वो कितना तोड़ेगी, जिससे ट्रांसमिशन गिरेगा। क्योंकि ये जानना जरूरी है, वैक्सीन लगने के बाद भी आपको वायरस लग सकता है, दूसरे को दे सकते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि ये फैल रहा है, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। और उसका एस्ट्राजेनिका का प्रीलिम डाटा अच्छा लग रहा है लेकिन आएगा अभी प्रेम में। तो मैं इससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता हूं एस्ट्राजेनिका से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के अंदर करोड़ों वाइल्स एस्ट्राजेनिका की पड़ी हैं। जब यूके में नेक्स्ट मंथ एडमिनिस्टर हो तो भारत में भी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं हाई रिस्क पेशेंट पॉपुलेशन को, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली, यूनाइटेड नेशंस के लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई भी करार साइन किया है लेकिन आपके देश में इमरजेंसी है, पब्लिक हित के अंदर आप मैं डॉक्टर गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, ये जरूरी पॉइंट है, प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए सर, क्योंकि मेरे पास दूसरे भी गेस्ट हैं, मैं समझ रही हूं ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक्शन ले सकता है पब्लिक हित में। डॉक्टर भार्गव और सब फिजिशियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉइंट को रेज करिए सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निगोशिएट्स। हर दिन भारत के अंदर 800-900 लोग मर रहे हैं, 3 महीने वेट नहीं किया जा सकता, 1-2 लाख लोग और मर जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता इसका जवाब दे तो बेहतर है, क्योंकि मुझे सारे गेस्ट को मौका देना है। मैं माफी चाहूंगी भार्गव। चीज हो रही है कि जैसे ही यूके में एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिल जाएगा इमरजेंसी अप्रूवल, उसी के बेस में इंडिया में भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। और जो दूसरा ट्रायल जिसमें बात करें, जिसमें एक राउंड डोज हाफ डोज गई है, उस पर एक बड़ा ट्रायल करेंगे। अभी जो अप्रूवल लेंगे, जो कंबाइंड जो ट्रायल किया, जो बड़ा ट्रायल किया, उसके रिजल्ट के बेस पे करेंगे, जिसमें हमारी एफिकेसी कम आई है, 70% आई है, 60% आई है। तो अभी लोग अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल यूके में मिलने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, और उसी के बेस में इंडिया में मिलेगा। उसी के साथ तैयारी करने मोदी जी गए, बिकॉज सबसे बड़ी जो डोज आ रही है वो लगभग 1 बिलियन डोज आ रही है, लगभग 100 करोड़ वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, उसमें आधी डोजेज वो इंडिया को देगा। उसके अतिरिक्त हम लोग बात नहीं करें, कुछ ऐसी और वैक्सीन है जिनको हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम 1-2 वैक्सीन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम लोग लगभग 260 करोड़ डोजेस चाहिए। एक वैक्सीन है जॉनसन की, जो यूएस में डेवलप हो रही है, स्पेन में ट्रायल चल रहे हैं, फेज 3 में बड़े अच्छे ट्रायल है, और उसकी सिर्फ सिंगल डोज चाहिए। वो भी वेक्टर नॉन वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रखने की जरूरत नहीं है। चाइना में 3-4 वैक्सीन है, साइनोवैक वैक्सीन है, वैक्सीन है। तो ऐसी वैक्सीन जिनको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ने डेवलप किया है, ये सारी वैक्सीन है, हमें सारी कंपनी से टाई अप करना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल ये रेज होता है, मैं डॉक्टर उमा आपसे इसका जवाब चाहती हूँ। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, चाहे वो मॉडर्ना हो चाहे फाइजर है, बिकॉज इनकी डोजेस कम बन रही हैं, इनके प्राइसेस हाई हैं। मेट्रोज में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मेट्रोज में प्राइवेट सेक्टर को जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों को, एफ्लुएंट क्लास को ये मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग खुद से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सवालों में ना आप लोग रखना चाहते हैं। सर, मैं एक सवाल की बात डॉक्टर कौर, मैं एक सवाल की बात आती हूँ, डॉक्टर उमा से जानना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी एक मौका देना जरूरी है। फिर सर प्लीज आप बोलिएगा। डॉक्टर उमा, आप जैसा कह रहे थे कि सारे जो वैक्सीन हैं वो होंगे, सबके साथ आपको करार करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात ये, हम तो ये तय नहीं कर सकते, बीइंग अ कोरोना पेशेंट तो तय नहीं कर सकते हमें कौन सा वैक्सीन लगाना है। वो तय कैसे होगा? कोई व्यक्ति जाए कि ठीक है टीका लगाना है, लेकिन कौन सा, ये तय कैसे होगा? उसको लेकर एक क्लियर पिक्चर तो मिले। देखिए, अभी एक पार्टिसिपेंट ने बोला यहाँ पे कि जिसकी एफिकेसी ज्यादा डॉक्यूमेंट की गई है 90% और मोर, तो जो हाई रिस्क पीपल हैं, मे बी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या और जो ग्रुप्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, उनको वो
प्रेफरेंस होनी चाहिए और उसके बाद हम नीचे तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में एक बात आपसे ये कही थी कि ये सारी जो जब ऑन ग्राउंड वैक्सीन दी जाएगी और जब इसके लॉन्ग टर्म एफिकेसी पता चलेगी या हम कह सकते हैं इफेक्टिवनेस पता चलेगी या जो इसके साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं वो पता चलेंगे। हम जानते हैं कि ये बहुत ही हरिडली डेवलप की गई हैं सारी वैक्सीन, जिसमें कि 10 से 15 साल का वक्त लगता था, वो 1 साल के होते होते मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है और यूज भी बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है एंड हमारे पीएम है वो बहुत ही एक्टिवली उन चीजों में कि किसको पहले जानी चाहिए, जो रोड मैप डेवलप किया जा रहा है तो उसके हिसाब से वो वैक्सीन दी जाएंगी। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी कैन ऑलवेज से कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को दे देनी चाहिए और जो कम इफेक्टिव है, जो कम एट रिस्क लोग हैं उन पे देनी चाहिए। बट एवरी डिसीजन हैज टू बी वेरी एथिकल। मैं ये जानती हूँ कि ये मसला बहुत बड़ा है, ये जंग बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि रखी जानी अभी बाकी हैं और शायद आप लोगों से बातचीत में भी रखी जाती है, लेकिन वक्त क्योंकि मेरे पास इतना ही था। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया आप सबका, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर धीरज कौल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।